हेलो एवरीवन, आई एम एडन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एडन क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के टॉपिक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के बारे में। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। तो हमें किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं। एक एक करके हम उन सभी को डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। वी हैव डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और रिलीजन्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर वो एक लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये सब क्या है, लिमिटेड हैं। और देखो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एक हमारी साथ वाली नेबरिंग कंट्री को भी चाहिए, तो और वो उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हमारे पास है। और जो हमें नेचुरल रिसोर्स चाहिए वो उनके पास है, वो हमारे पास नहीं है। तो इन सबको जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करना है, तो ये सब गवर्नमेंट करती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है वो ये है कि नॉट एवरीवन कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपको डिसीजन लेना, अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है, तो सभी के सभी जितनी भी पॉपुलेशन है उस कंट्री की, तो वहाँ पे सभी लोग आपस में एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर आपके पास किसी कंट्री के अंदर दो कम्युनिटी हैं, ए कम्युनिटी एंड बी कम्युनिटी, अगर आपको आज ए कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि बी कम्युनिटी के सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उस पॉलिसी को बनाने के लिए? नहीं होंगे ऑब्वियसली। वो ये सोचेंगे कि चलो ये कम्युनिटी का काम है, तो ये कम्युनिटी खुद बैठ के डिसीजन ले लेगी। मैं अपने रिश्तेदार के पास चला जाता हूँ, मेरे घर में कोई बीमार है, या मेरे को जॉब पे जाना है, मुझे अर्निंग करनी है। तो हर कोई अपने बारे में सोचता है। तो इसीलिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं कंट्री के अंदर, जो रिप्रेजेंट करें हमारी कंट्री को, जो हम हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, जो हमारे बिहाफ पे बात करे और हमारे इंटरेस्ट में या हमारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट में बात करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करें। तो इसीलिए इन पॉइंट्स की वजह से, इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ते हो तो इन सभी पॉइंट्स से हमें समझ आता है कि किसी भी कंट्री के अंदर में एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है, और इन शॉर्ट हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए so in a country in a country, government is needed to bring together all people who belong to the various section of societies also for making policies। तो किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की ज़रूरत है, सब, ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो सारे लोगों को, डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक साथ लेके आ जाएगी। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राज्यसभा विधानसभा में देखते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और वो अपनी कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं उनके बारे में बात भी करते हैं। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग इट्स पीपल। तो अब कौन सी स्टेट को कितना रिसोर्स देना है, नेचुरल रिसोर्स में से कौन सा पोर्शन किसको कहाँ देना है, कौन सा पानी जो है उसको कहाँ पे भेजना है, तो ये सब जो डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द जो लास्ट पॉइंट है, अब इसको भी हम पढ़ते हैं, मेकिंग कोऑपरेशन विद अदर कंट्री। देखो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक रिलेशन भी बना के रखना है, वहाँ के लोगों के साथ भी एक रिलेशन बना के रखना है। एंड जो हमारे लोगों के इंटरेस्ट हैं कंट्री के अंदर, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में बात भी करनी है, उसको हमारी कंट्री को हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की नीड होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट बेसिकली हमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो हमें पता है कि इलेक्शन के द्वारा यहाँ पे इलेक्शन किए जाते हैं और हम इसको इलेक्ट करते हैं, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी हमें पता है कि डिक्टेटरशिप होता है, जिसमें एक ही पर्सन पूरी जो जो सारी पावर होती है वो डिक्टेटर के पास आ जाती है, एक तानाशाह के पास आ जाती है। एंड मोनार्की, जो किंग्स के रूल होते हैं उसको मोनार्की बोला जाता है। एंड वन पार्टी सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। एंड अब मूव ऑन करते हैं, हम अब मैप को देखते हैं। अब देखो मैप के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डेमोक्रेटिक कंट्री आपके सामने है, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब आप पाकिस्तान में नोटिस करो कि पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इंडिया के अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, एंड जो आपके एमपीज एमएलए होते हैं, वो सभी के सभी इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, हमें पता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, आपको जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, आपको पाकिस्तान की पॉलिटी के अंदर आपको मिलिट्री का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बट ऐसा कोई सिनेरियो आपको
इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि मिलिट्री कोई इंटरफेरेंस करती नहीं है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इवन दो दोनों ही कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट दोनों में डेमोक्रेसी का मीनिंग अलग अलग है। एंड देन उसके बाद नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है, हमें पता है अच्छे से। देन मोनार्की जो है वो हमें साउदी अरेबिया में देखने को मिलती है। एंड जो चाइना है वो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। अब देखो चाइना के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चाइना के अंदर भी होते हैं, जो रूलर्स होते हैं वो भी इलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। बट अब आपको पता है कि चाइना के अंदर एक पार्टी है सीसीपी करके, तो वो भी अब देखो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी इस चीज़ को समझो कि देखो 3 डेमोक्रेटिक कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये देखो पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, तीनों में इलेक्शंस हो रहे हैं। बट इन तीनों में डेमोक्रेसी का मीनिंग अलग अलग है। किसी में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है, किसी में वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, एंड जो इंडिया एक डेमोक्रेसी की तरह वर्क करता है। तो सभी तीनों कंट्रीज में एक डेमोक्रेसी का एक अलग अलग मीनिंग है। तो इसीलिए आज हमें डेमोक्रेसी को समझना है कि डेमोक्रेसी का एक ट्रू मीनिंग क्या होता है, और एक रियलिटी में कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मूव ऑन कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो देखो जब ये क्वेश्चन माइंड में आता है ना, तो बस एक बात याद रखना, वोट। देखो डेमोक्रेसी का मतलब ही वोट है। वोट का मतलब देखो, वोट अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। अगर आप वोट को समझते हो तो आपको समझ आएगा कि वोट का मीनिंग क्या है, कि आप लोगों को चॉइस दे रहे हो कि वो अपना लीडर जो है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज कर सकता है। ये आप लोगों को एक ऑप्शन, एक चॉइस दे रहे हो कि आप अपना लीडर खुद चूज कर सकते हो, एक फ्रीडम है आपके पास। तो इसीलिए डेमोक्रेसी की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको यही दिखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो रूलर होता है वो इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, जो लोगों के द्वारा। जो रूलर है, किसी भी कंट्री का जो लीडर है, वो वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है, फॉर्म, रूलर, इलेक्टेड, पीपल। अब देखो आपको इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। अब डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है ना, तो आपको इन 4 पॉइंट्स को आपको समझना होगा। दैट इज फॉर्म। आप किस फॉर्म की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो जब आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझा रहे हो। एंड रूलर। अब ये रूलर कौन होता है डेमोक्रेसी के अंदर? क्या कोई भी कल के दिन अपने आप को खड़ा होकर रूलर बोल देगा तो क्या वो एक ट्रू रूलर बन जाता है? तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ये रूलर का क्या मतलब है। एंड देन इलेक्शन, जो यहाँ पे इलेक्टेड है, ये इलेक्शन कैसे किए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, एक फेयर इलेक्शन क्या होता है, जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। एंड बाय द पीपल। अब ये लोग कौन है? क्या सभी लोगों को अब डेमोक्रेसी के अंदर वोट देने का अधिकार है? क्या सभी का वोट का जो वेटेज है वो इक्वल है? तो इन सभी चीज़ों को हम बात करेंगे और हमें समझ में आएगा कि एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है क्या होती है। अब देखो इनको सबसे, मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको पॉलिटी समझनी है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक समझना है, तो आपको उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू फील करना होता है। तो देखो ऐसे ही इसी इसी केस में होने वाला है। अगर आप बात करते हो, अगर आपको रूलर की ट्रू डेफिनेशन समझनी है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक रूलर कौन होता है, तो आपको पाकिस्तान के एग्जाम्पल को पढ़ना होगा। देन उसके बाद अगर आपको इलेक्शंस को समझना है कि फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आपको चाइना का एग्जाम्पल पढ़ना होगा। देन उसके बाद अगर आपको ये समझना है कि पीपल, ये जो लोग हैं जो वोट करते हैं, इनको ये कौन है और कौन वोट कर सकता है, किसका कितना वेटेज है। अगर आपको ये समझना है कि ये लोग कौन है डेमोक्रेसी के अंदर, किसको ये डेमोक्रेसी कह रही है, कि कौन इलेक्ट कर सकता है, क्या सभी लोग इलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें किसी को छोड़ना पड़ता है साथ में, तो समझेंगे हम इस चीज़ को, तो हमें सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल पढ़ना होगा। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो हमें जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल पढ़ना होगा। तो अभी हमें इन सब को पढ़ना है, एक एक करके हम इन सब के ऊपर बात करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा रह जाएगा वाई वी नीड डेमोक्रेसी, तो हमें डेमोक्रेसी की नीड क्यों है। बट अब मूव ऑन करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखो पाकिस्तान की स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की जो मौजूदा सरकार उस टाइम पे प्रेजेंट थी, उसको ओवरथ्रू कर दिया। ओवरथ्रू मतलब सरकार का तख्ता पलट किया। तख्ता पलट करने के बाद खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद को डिक्लेयर किया और बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना दिया। इसके बाद देखो अब पाकिस्तान के अंदर आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि जो वहाँ पे जो आर्मी का जनरल है, आर्मी के जनरल ने सरकार को पावर से हटा के खुद
जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो गया। अब हमें देखने को मिलता है कि 2002 के अंदर रेफरेंडम करवाया गया। अब देखो रेफरेंडम का मीनिंग क्या होता है, जब आपको किसी कंट्री के अंदर लोगों से ओपिनियन लेना हो ना, सिटीजन से ओपिनियन लेना हो कि वो एक किसी पर्टिकुलर इशू को लेके क्या एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो रेफरेंडम कराया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को क्या पावर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये रेफरेंडम हुआ और इस रेफरेंडम से जनरल परवेज मुशर्रफ को 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई कि हाँ वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव रह सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन अगर हम मीडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पाकिस्तान में वर्क कर रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जो ये रेफरेंडम्स हुए, ये रेफरेंडम के अंदर हमें माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं एंड फ्रॉड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो पाकिस्तान में सिचुएशन कैसे चेंज होती गई, अब हम इसको समझेंगे और कंक्लूजन लास्ट में हम क्या निकालते हैं इसको देखते हैं। 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है पाकिस्तान के। अब देखो अमेंड का मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया जिसमें ये लिखा था कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट बेसिकली है ना, तो नेशनल एंड स्टेट जो है असेंबलीज हैं उनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। और आपको पता है प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, जनरल परवेज मुशर्रफ खुद थे, है ना। अभी हमने यही तो पढ़ा कि 2002 के अंदर रेफरेंडम हुआ और 5 साल का एक्सटेंशन मिल चुका था। तो जैसे एक्सटेंशन मिलने की बात हो गई उसी के तुरंत बाद ही हमें क्या देखने को मिलता है कि 2002 के अंदर जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया और खुद को एक पावर, खुद ही को एक पावर दे दी कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, मतलब जो राज्यसभा और जो हमारी सेंट्रल की सरकार है उसको डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट। एंड देन उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो सिविलियन की कैबिनेट है, अब देखो सिविलियन कैबिनेट का मतलब, अब इसको ऐसे समझो, देखो पॉलिटिक्स के अंदर में पता है डिफरेंट टाइप्स की कैबिनेट होती हैं। अब सिविलियन कैबिनेट का मतलब कुछ नहीं है कि मतलब इसमें कोई भी मिलिट्री का बंदा नहीं है। तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट का जो ग्रुप था जिसके अंदर मिलिट्री का कोई भी पर्सन नहीं था, तो उसको जो सुपरवाइज किया जा रहा था, उसका जो देख रेख हो रहा था, जो उसका निरीक्षण वगैरह हो रहा था, वो सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जा रहा था और डोमिनेटेड था आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा। मतलब जो आर्मी ऑफिसर थे ना, तो सरकार की जितने भी वर्क हो रहे थे, जितने भी ग्रुप्स थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सभी के ऊपर आर्मी का डोमिनेंस था। आर्मी उन सबको देख रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आर्मी का ही वहाँ पे हमें रोल ज़्यादा देखने को मिल रहा था पॉलिटिक्स के अंदर। अब देखो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हुए तो इलेक्शन, अब देखो ये सब होने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन होने के बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर वगैरह किसी को बनाया जाता है, इलेक्शंस होते हैं, पावर में एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, जो लास्ट की जो पावर थी वो तो मिलिट्री के हाथ में ही थी ना, और खुद परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। तो हमें यही देखने को मिलता है कि अब आप इस चीज़ को समझो, अब हमें यही तो देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर कि देखो पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या। वहाँ पे देखो 2002 के अंदर जो है एक ऑर्डर पास किया गया, प्रेसिडेंट ने खुद को पावर दी कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको डिसमिस कर सकते हैं। जो भी सिविलियन कैबिनेट्स थी, जो गवर्नमेंट की सिविलियन कैबिनेट थी जिसमें कोई भी मिलिट्री का पर्सन नहीं था, उसको जो सुपरवाइज किया जा रहा था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा था, जिसमें सभी क्या थे, आर्मी ऑफिसर्स थे। एंड उसके बाद आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये सब कांड होने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और लीडर्स चूज भी हो रहे हैं और इलेक्शन होके नेता भी बन रहे हैं। बट जो अल्टीमेट पावर है वो तो मिलिट्री के हैंड में ही हुई ना, क्योंकि सारा जो काम है, जो कैबिनेट का जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो तो आर्मी के हैंड में है, कि जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो आर्मी के हाथ में है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है, अगर आप इसको पढ़ते हो। नाउ एज यू कैन सी इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। रूलर्स वर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो नेता हैं वो भी इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा एट नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, दोनों ही, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। लेकिन जो फाइनल पावर है वो किसके हाथ में है, आर्मी के हाथ में है। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे, बिल्कुल भी हम इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहला फीचर हमें समझ में आता है डेमोक्रेसी का, एक रूलर की डेफिनेशन हमें समझ में आती है कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। तो हमें सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे समझ आती है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी के अंदर एक जो सबसे
फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का वो यही है कि जिन लोगों को जनता ने चूज किया है वही लोग फैसला लेंगे देश का, और देश की पॉलिसीज को क्रिएट करेंगे। आप किसी और थर्ड पर्सन के हाथ में वो पावर नहीं दे सकते हो, क्योंकि लोगों ने रिप्रेजेंट किया है उन लोगों को, है ना। तो इसी चीज़ को आज हमें समझना था, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये देखो, इस लाइन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो देखो, पाकिस्तान के थ्रू हमें रूलर की डेफिनेशन पता चल गई कि एक ट्रू रूलर कौन होता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक ट्रू रूलर होता है वो वही होता है जिसके पास आप जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उसके हाथ में हो। तो आप किसी थर्ड पर्सन के हाथ में पावर्स को नहीं दे सकते हो। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर यहाँ से पाकिस्तान के केस से क्लियर होता है कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।